जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, नेमिंग भी दो तरह की होगी। अभी जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कॉमन नेमिंग यानी आम तरीका, लोग आपको पता है बहुत सी बातें होती है, लोग हम आम ज़बान में नेमिंग कैसे करते थे। ट्रिवियल नेम का मतलब पुराने ज़माने में, या मतलब ये पुराने ज़माने में आम ज़बान जो आम ज़बान में हम जो बात करते हैं उसके कोई ऐसे रूल्स नहीं होते। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हम नेमिंग का तरीका नेमिंग यानी नाम पढ़ेंगे कैसे। दो तरह के नेमिंग हैं, एक है कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ख़ास रूल्स नहीं होते हैं रूल्स, लेकिन बहुत ख़ास रूल्स नहीं होते हैं। देन हम दूसरा IUPAC, उसमें तो एक बाकायदा सिस्टम के ज़रिए हम नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे वो है कॉमन नेम्स, यानी आम ज़ुबान में हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, या ट्रिवियल नेम यानी पुराना तरीका। ट्रिवियल का मतलब पुराना तरीका क्या था नेमिंग करने का। ठीक है, इन द अर्ली डेज द कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं कि जब पुराने वक्त थे तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको उनकी बेसिस हिस्ट्री की बेस पे उनकी नेमिंग की जाती थी। वो किस चीज़ से प्रिपेयर हुए उस बेस पे नेमिंग की जाती थी, या जो बंदा उस कंपाउंड पे बहुत ज़्यादा काम करता था तो उसको ये करके फिर उस कंपाउंड को उस बंदे के नाम पे रख दिया जाता था। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिए द नेम ऑफ मार्श गैस वाज गिवन टू द मीथेन बिकॉज इट वाज फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस। मीथेन का जो कॉमन नेम है, पुराना नाम है, उसको मार्श गैस कहते हैं। मार्श आपने पढ़ा होगा, मार्श ऐसा इलाका होता है जो दलदली और बदबूदार और जोहड़ी इलाका होता है। तो मार्शी प्लेसेस का मतलब है कि वो जगह जो है गंदी, बदबूदार, दलदली और जोहड़ी है, और वहाँ पे ख़ास किस्म की स्मेल होती है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूँ कि उसमें ख़ास स्मेल की वजह ही ये होती है कि वहाँ पे ये मीथेन पाई जाते हैं। तो जितने भी दलदली, जोहड़ी, बदबूदार इलाके होते हैं उसमें ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, और उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर मीथेन पाई जाती है। तो इसलिए मीथेन का नाम भी उन्हीं क्योंकि मीथेन मार्शी प्लेसेस में पाई जाती थी। अब तो खैर मतलब कहीं भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इनिशियली लोगों ने देखा कि मीथेन गैस तो मार्शी यानी जोहड़ी, दलदली, बदबूदार इलाकों में पाई जाती है, तो उन्होंने क्या किया, उस हिस्ट्री के बेस पे मीथेन को मार्श गैस का नाम दे दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड, आपको पता है कि एसिटिक एसिड, अब पता चल गया कि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है। ठीक है, और जो लैटिन ज़बान है, लतीन में आपको पता है ये पुरानी ज़बान थी लैटिन और ग्रीक्स, तो लैटिन ज़बान में विनेगर को एसिटम कहा जाता है, और चूँकि ये विनेगर के अंदर पाया जाता है तो उससे उसका नाम एसिटिक एसिड डिराइव हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक और थी साइंटिस्ट बारबरा, उन्होंने एक कंपाउंड के ऊपर बहुत काम किया था और वो एसिडिक नेचर का था, तो उनके नाम से उस कंपाउंड का नाम रख दिया गया बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक है, सच ए सिस्टम मे हैव सर्टेन चार्म बट इज़ नेवर मैनेजेबल। ये बज़ाहिर देखने में सिस्टम बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन ये आप मैनेज नहीं कर सकते। इस तरह आप नेमिंग आप करोगे कि उसकी बेस पे नाम रख दो, उसके बेसिस पे जिधर से मिली है उधर से बेस पे नाम कर दो, जिधर पाई जाती है, और या इस तरह की जो बंदा काम, तो इस तरह आपको पता है देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते इस सिस्टम में। ठीक है, फॉर अल्केन्स और विथ 5 और मोर हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है अल्केन्स की। ऐसे अल्केन जिनके 5 से उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है ना कि हम ऐसे रखते हैं, लेकिन एक और तरीका है कि वो अल्केन जिनके 5 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। तो रूट वर्ड क्या होता है, जो आपको पता है ना, रूट हमेशा किसी भी प्लांट में ज़मीन के नीचे होती है और प्लांट को कायम रखती है। ये भी आप ज़रा है, रूट जो होती है प्लांट का वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे होता है, और प्लांट को अपनी जगह फिक्स, अपनी जड़ों के साथ अपनी जगह पे फर्म रखने में मेन किरदार रूट का होता है। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या होता है, मतलब होता है मेन वर्ड। ये बात समझ आइए, तो मेन हिस्सा आपको पता है प्लांट का रूट होता है। तो इसी तरह जो अल्केन्स का जो ऐसे अल्केन्स जो 5 या मोर कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, तो उनका मेन वर्ड कैसे डिराइव करते हैं, उस कंपाउंड उस भी जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स हैं, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन एटम का जो नंबर है, ठीक है, उन नंबर को ग्रीक और लैटिन में भी तो कुछ कहते होंगे ना। जैसे आपको पता है 5 को इंग्लिश में कहते हैं 5, तो 5 को ग्रीक में भी तो कुछ कहते होंगे, 5 को लैटिन में भी तो कुछ कहते होंगे। तो उसी का जो यानी जो भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं
उसका ग्रीक और लैटिन नेम या ग्रीक नाम लेते हैं उसी नंबर का, जो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम पाए जाते हैं उसका जो नंबर है, उस नंबर का जो नाम है ग्रीक में या लैटिन में, वो हम चूज़ करेंगे और उसके आगे हम एन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह हम अल्केन की कॉमन नेमिंग करेंगे, यानी ऐसी अल्केन जो 5 और मोर कार्बन आइटम पर मुश्तमिल है। तो उस केस में क्या करेंगे, रूट वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन अ मॉलिक्यूल एंड द नेम इज़ कम्प्लीटेड बाय एडिंग एन एज अ सफिक्स। यानी आखिर में सफिक्स क्या होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स हमेशा नाम के आखिर में रखा जाता है, तो एन डाल के हम नाम मुकम्मल करेंगे। मिसाल के तौर पे पेंटेन C5H12। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें 5 कार्बन आइटम मौजूद हैं और 5 का मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रीक या लैटिन वर्ड पेंट है, पेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके आखिर में एन लगा दिया। इसी तरह 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं और आखिर में एन लगा दिया। इसी तरह 7 को हेप्ट कहते हैं, आखिर में एन लगा, तो हमने इस तरह इनकी नेमिंग कर दी। द कॉमन और ट्रिवियल नेम्स जो होते हैं वो अगर कोई एक कंपाउंड है उसकी, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है लेकिन लेट्स सपोज थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है और यानी उसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, तो ये जो कॉमन नेम है ये ट्रिवियल नेम्स हैं वो उसके तमाम आइसोमर्स के ऊपर के लिए रखे जाएंगे, चाहे आइसोमर कोई भी तरह का हो। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना कि आइसोमर्स जो होता है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके तमाम आइसोमर्स पे के ऊपर जो है वो कॉमन या ट्रिवियल नेम अप्लाई होंगे। अच्छा, फर्दर हम क्या करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसी हो, अगर जो है स्ट्रेट चेन ऐसी भी हो सकती है कि सारे कार्बन आइटम जो है वो प्राइमरी हो, यानी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो या 2 के साथ अटैच हो, तो उसकी बेसिस पे हम उस स्ट्रक्चर के आगे कॉमन नेम तो उसका वही रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर सारे आइटम्स प्राइमरी है, ठीक है, तो हम आगे एन लगा देंगे, प्रीफिक्स, ऐसा प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर उसके अंदर कोई एक कार्बन भी अगर सेकेंडरी है, यानी डायरेक्टली वो कार्बन 3 आइटम्स के साथ अटैच है, तो हम उसी कॉमन नेम के आगे आइसो लगा देंगे। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें कोई एक कार्बन टर्शरी है, यानी डायरेक्टली वो 4 आइटम के साथ अटैच हुआ है, तो हम उसकी बेसिस पे कॉमन नेम के आगे एक प्रीफिक्स आइसो लगा देंगे। यानी कह रहे हैं कि कॉमन नेम तो वही रहेगा, लेकिन जो थोड़ी सी अगर जो कार्बन की चेन कोई अगर उसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट नेचर का कार्बन है, तो उस बेसिस पर हम कॉमन नेम के आगे एन आइसो या नियो वाले प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, हाउ एवर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आइसोमर्स, ताकि हम ये आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें एक दूसरे से। आइसोमर्स का नाम तो वही रहेगा, लेकिन अगर एक ऐसे आइसोमर है जिसमें सारे प्राइमरी कार्बन आइटम है, तो उस आइसोमर के नाम के पहले एन लगा देंगे। अगर एक आइसोमर्स है उसके नाम उसमें कोई एक एटम भी अगर सेकेंडरी पाया जाता है, तो हम उसके आइसोमर्स के नाम के पहले आइसो लगा देंगे। अगर कोई आइसोमर्स है कोई एक एटम भी अगर उसके अंदर टर्शरी है, तो हम उसके नाम के पहले नियो लगा देंगे। सो वही कह रहे हैं, द प्रीफिक्स एन आइसो एंड नियो आर हाउ एवर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आइसोमर्स। और इधर इन्होंने ये एग्जांपल्स बताई हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। जैसे कि आप देखिए ब्यूटेन के 2 तरह के आइसोमर्स हैं, आप पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। एक ये वाला 1 2 3 4, इसमें आप देखें कि ब्यूटेन के तमाम एटम जो है वो प्राइमरी है, यानी या तो वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है या डायरेक्टली 2 के साथ अटैच है। ठीक है, तो हम इस ब्यूटेन को कहेंगे एन ब्यूटेन। नाम ब्यूटेन ही रहा, लेकिन शुरू में प्रीफिक्स ऐड किया है, उसके बाद डैश लगाई और ब्यूटेन लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर तो हमारे पास जो आइसोमर्स है, जो आइसोमर है उसमें कोई एक भी सेकेंडरी कार्बन, जैसे आप दरमियान वाला देख लें, दरमियान वाला कार्बन ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी, लेकिन जो दरमियान वाला है वो डायरेक्टली 3 के साथ अटैच है, तो दरमियान वाला सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन की वजह से हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन, ये वाला प्रीफिक्स लगे। इस तरह हमने पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, तो अब आप देख लें कि इनमें क्या, इसमें एन क्यों लगाया, इसमें आइसो क्यों लगाया, इसमें नियो क्यों लगाया, उसकी वजह हम पढ़ते हैं। एन पेंटेन में जितने एटम्स हैं कार्बन के, 5 कार्बन है ना, जितने हैं पेंटेन, नाम तो उसका पेंटेन ही रखा है, लेकिन जितने एटम्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी है, यानी डायरेक्टली या तो एक कार्बन के साथ अटैच है या डायरेक्टली 2 के साथ अटैच है। तो इस बेसिस पे हम इस पेंटेन को एन पेंटेन कहेंगे। देन आइसोपेंटेन, ऑल्दो आइसोपेंटेन में भी कार्बन एटम की तादाद 5 है, लेकिन इसमें या तो कार्बन कुछ एटम जो है वो प्राइमरी है, यानी ये देखिए
डायरेक्टली एक के साथ अटैच है, ये डायरेक्टली दो के साथ अटैच है। लेकिन जो ये वाला कार्बन है ये सेकेंडरी है, ये डायरेक्टली तीन के साथ अटैच है। तो इस बेस पे हम पेंटेन को आइसोपेंटेन कहेंगे। इसी तरह नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में देखें ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, लेकिन जो सेंटर वाला है ये टर्शरी है, ये डायरेक्टली चार के साथ अटैच हो रहा है। इसी बेस पे हम पेंटेन को नियोपेंटेन कहेंगे। इसी तरह दीज प्रीफिक्सेस हैव ओनली, ये हमने जो प्रीफिक्सेस लगाए हैं एन, आइसो, नियो, इनका भी लिमिटेड यूज़ है। हमने पहले बताया कि हम ये इतना बज़ाहिर तो ये देखने में सिस्टम बड़ा चार्मिंग है, लेकिन हम सारे कंपाउंड्स की नेमिंग इस तरह नहीं कर सकते। अब सारे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड्स इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये प्रीफिक्सेस हैव ओनली लिमिटेड यूज़ एज दे आर नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो फिर आप ये इन प्रीफिक्स से उनका नाम जस्टिफाई नहीं करेंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो हम एन, आइसो और नियोपेंटेन वाले प्रीफिक्सेस से उनका नाम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, दी आर नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोर ओवर कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो हम उसकी नेमिंग को एन, आइसो या नियो से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मोर ओवर जो कॉमन नेम है वो हमें ज़्यादा मिनिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताते। जो कॉमन नेम है वो हमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसी तरह वो ये अगले में, अभी ये तो हमने अल्केन की कॉमन नेमिंग के बारे में पढ़ा है। अल्कीन्स का भी की भी नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऐसे ही होती है कि हम वही वर्ड है, वही बात है कि अल्कीन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। हम क्या कहेंगे, जो भी हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो हम काउंट करेंगे। उस नंबर का जो भी हमने नंबर काउंट किया है उसका कोई नाम होगा ना ग्रीक में, उस न्यूमरल का कोई नाम होगा ग्रीक में, लैटिन में, उससे वो नाम रूट नेम डिराइव होगा। और ईन के केस में, अल्कीन के केस में हम ये करेंगे कि आखिर में आइलीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, यानी वही नेम। सिमिलरली हमने क्या किया, रूट वर्ड तो हमने ये किया ग्रीक और लैटिन न्यूमरल से डिराइव किया। और पहले अल्केन के केस में क्या किया था, आखिर में एन डाल दिया था ना रूट वर्ड में, इसके यानी सफिक्स एन डाला था ना अल्केन के केस में, लेकिन अल्कीन के केस में हम आइलीन डाल देंगे। ठीक है, और बाकी हम वही बात है कि अगर तो वो अगर उसमें सारे एटम जो हैं अल्काइलीन बन जाएगा। ठीक है, अगर सारे एटम प्राइमरी है तो हम उसको एन अल्काइलीन कहेंगे। अगर कोई एक एटम भी सेकेंडरी है तो हम आइसो अल्काइलीन कहेंगे। और अगर कोई एक एटम भी टर्शरी है तो हम नियो अल्काइलीन कहेंगे। और इसकी एग्जांपल आपको दी गई इथाइलीन। देखिए इथाइलीन। इसी तरह आप ये वाला देख लें, 3 कार्बन एटम पे हैं। 3 कार्बन एटम को आई डोंट नो लैटिन या ग्रीक में किसी एक में इसको प्रो कहते हैं। ठीक है, तो प्रो होते हैं, प्रोपाई कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपाई से आपने डिराइव किया नाम, और आखिर में नहीं प्रॉप स्टैंड फॉर 3, 1 2 3 प्रॉप स्टैंड, और आखिर में आपने आइलीन डला दिया, प्रोपाइलीन बन गया। ठीक है, अब ये वाला आप देख लें, 4 को ब्यूट कहते हैं ना। ठीक है, और आखिर में आपने आइलीन डाल दिया। लेकिन इसमें आप ये डिफरेंस है कि इसमें एक सेकेंडरी कार्बन भी दरमियान में मौजूद है। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली 3 के साथ अटैच होता है, तो इस केस में हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है, तो ये आपका नोमेनक्लेचर का हमने मेथड पढ़ा है। अकॉर्डिंग हमने नोमेनक्लेचर्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन और ट्रिवियल नेम्स।